हेलो बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्थ वीडियो में। इससे पहले अपने फर्स्ट वीडियो में देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। सेकेंड वीडियो में आप लोगों ने देखा कुछ कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में सॉलिड एंगल के बारे में समझाया था, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे जा करके सॉलिड एंगल का काफ़ी ज़्यादा हम यूसेज करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। बट जिन बच्चों ने भी कूलम्स लॉ या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस या फिर सॉलिड एंगल के बारे में नहीं देखा या नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जो मैं अपने आई कार्ड्स में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, तब जाकर के आप इन क्वेश्चंस को करेंगे या फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या चीज़ है, ऐसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक चार्ज रखा गया है, ठीक है, उस चार्ज के आसपास उसके विसिनिटी में आने वाले कोई भी दूसरे चार्ज को एक फोर्स मिलता है। ठीक है, अब सिचुएशन यह है कि जब भी वो फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता है तो वो फोर्स इसके ऊपर भी लगता है, वो फोर्स इसके ऊपर भी लगता है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होगा कि एक आपने क्यू चार्ज रखा, ठीक है, इसके विसिनिटी में दूसरा एक चार्ज आया, कुछ ठीक ठाक सा चार्ज, मतलब ठीक ठाक सा बड़ा साइज का चार्ज। अब इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी जो इस तरह से बाहर की तरफ जाता है। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जबकि हम डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से करेंगे। तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के पास जो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी है। तो गॉस का ये जो डेफिनेशन हम आज करेंगे ये कूलम्स की डेफिनेशन है। गॉस का डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो हम आगे जा करके करेंगे। गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था? गॉस ने जो डिफाइन किया था वो यही था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कूलम ने कहा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज पे कितना एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। बट गॉस को लेकर के मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे सपोज कीजिए यहां पे अगर एक चार्ज आ गया, ठीक है, बीच में एक चार्ज आ गया छोटा सा, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पाथ से थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो आपको एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पोजीशन पे मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या हुआ कि ये जो डिस्टॉर्शन है ये कम होगा अगर ये चार्ज बहुत छोटा हुआ, तो मतलब नेग्लिजिबली स्मॉलेस्ट चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आसपास मान लीजिए कि अगर इसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया, तो इसका डिस्टॉर्शन कुछ इतना सा ही होगा। ठीक है, विच विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो करेक्ट मिलेगी। तो कूलम ने इस थियरी को यूज करते हुए डेफिनेशन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया? फोर्स experienced per unit positive test charge। पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता है कि अगर हमने किसी क्यू चार्ज को लाया तो एफ फोर्स लगा, अगर हमने किसी क्यू चार्ज को लाया तो एफ फोर्स लगा, तो वन चार्ज को लाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं
किसी Q चार्ज पे F फोर्स लगता है तो 1 चार्ज पे F बाई Q फोर्स लगेगा। तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा? F बाई Q। ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो हम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानते हैं जब पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। एंड टेस्ट चार्ज का मतलब है द चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। तो इस टेस्ट चार्ज के चक्कर में आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, अब मैं इसको इस पे वेक्टर लगा देता हूं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है, जो भी फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो F बाई Q और इसके आगे लगा देंगे लिमिट Q टेंड्स टू 0। मतलब अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा इज गिवन बाय F बाई Q। और वो जो चार्ज है, जिस चार्ज की वजह से हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट शुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, इसका मतलब वो अपने आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा और हमें करेक्ट वैल्यू मिल पाएगा। तो ये था कूलम की डेफिनेशन। गॉस का डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए पहले आप ये समझिए। अब ये एक्चुअल डेफिनेशन है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं तो हम चुपचाप वहां पे Q चार्ज लगाते, Q चार्ज की वजह से फोर्स निकालते और Q चार्ज से डिवाइड कर देते। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप कुछ मत करो, जिस जगह की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे चुपचाप 1 कूलम चार्ज रखो और 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगा। सिंपल, इतना सही होता है। तो सबसे पहले हम आज के वीडियो में अब क्या देखेंगे, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज, फिर कुछ 2 पॉइंट चार्ज के लिए, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करें तो लेट्स से यहां पे तो आपके पास एक चार्ज है Q, इससे किसी भी r डिस्टेंस दूर आप यहां पे निकालना चाहते हो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप एक Q चार्ज को ले आओ और देखो कि इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगा। तो फोर्स जो लगा दैट इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर। अच्छा, ध्यान रखते हैं कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे ये सिर्फ वैक्यूम के लिए करेंगे, एयर मीडियम के लिए करेंगे, मतलब वैक्यूम, नियर वैक्यूम के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने हर जगह एप्सिलॉन नॉट ही यूज करेंगे। अगर कोई भी दूसरा मीडियम आता है तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन r आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ये हम ध्यान रखते हैं। सो ये रहा फोर्स। तो Q चार्ज ने F फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो 1 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F बाई Q, और इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स दिस फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज Q, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई r स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई स्मॉल q। तो कट गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पहला। अब अगर हम 2 चार्ज सिस्टम को समझते हैं, ठीक है, 2 चार्ज सिस्टम को, एक केस में यहां पे प्लस Q चार्ज है और यहां पे प्लस Q चार्ज है, दोनों ही प्लस Q चार्ज है। इस बीच का डिस्टेंस है 2r और सेंटर से किसी h हाइट ऊपर मुझे इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यह है पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन यह है कि मेरे पास एक प्लस Q चार्ज यहां है, एक माइनस Q चार्ज यहां है, ये डिस्टेंस है 2r और ये h हाइट पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिंपल, इतना सही क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत वास्ट है।
ठीक है, बहुत वास्ट इस सेंस में है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप ऐसा समझिए अलग अलग ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दो चार्ज सिस्टम है, तो बताओ कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट के साथ किस तरीके से वैरी करेगा। इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम इस डायरेक्शन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करेगा, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वैरी करेगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज 2q है, तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आएंगे जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ सकती है। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक को काफ़ी ध्यान से सुनिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने पहले ही बताया, ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए जो एक्चुअली जेई या नीट की कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से, जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी ऐसी कोचिंग की ज़रूरत है या फिर जिनको पूरी नॉलेज है, आप लोग प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक को, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जस्ट मैं दो चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ये तो बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिलता जाएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के ऊपर। अभी तो हम सिर्फ पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, इसके बाद लाइन चार्ज करेंगे, फिर आर्क में होगा चार्ज, उसके ऊपर करेंगे, फिर प्लेट कॉम्पैक्ट डिस्क जैसा होता है ना, सीडी डिस्क, उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड आउट होगा, उसके लिए करेंगे। फिर एक स्फीयर, कटआउट स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड आउट होगा, उसके लिए करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है जिसके लिए करेंगे, और सबका ग्राफ्स भी एग्जिस्ट करता है कि सबके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो अब देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये 2r है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये डिस्टेंस, सो कैन वी से दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस r है और ये हाइट h है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से देखो, ये r है, ये h है, दिस हाइट बिकम्स r² प्लस h² रूट अंडर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये रूट में है तो इसका स्क्वायर होते ये रूट हट जाएगा, आपके पास बचेगा r² प्लस h²। ठीक है, और ये दूसरे साइड का फोर्स, सेम कॉन्फ़िगरेशन, इस साइड का डिस्टेंस है r² प्लस h²। तो यहां का जो फोर्स होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r² प्लस h²। ये दो फोर्स हो गए। अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी दो इक्वल वेक्टर्स ए उनका बीच का एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है, अगर दो इक्वल वेक्टर है ए उनके बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर इमीडिएटली कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोग मेरे 11th के फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाके, जो मैथमेटिकल टूल्स है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, या फिर तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। अगर हम उसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई करें कि दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा अपॉन 2, तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा 2 इंटू एक वेक्टर कितना है, दिस वन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस h² cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, cos थीटा
तो कॉस अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये इसका बेस बन जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस बनेगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो अगर ये सिचुएशन है कॉस थीटा बाई 2 इज h अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इसकी वजह से फाइनल आंसर विल बी 2QH होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 होल रेज़ टू द पावर 3/2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों को मतलब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा खुद से ही। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेथोडोलॉजी पता है तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा E, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे अगर हम 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस 1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो दोनों फोर्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, बट जस्ट बिकॉज की मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस सेम है तो इसका भी वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो लास्ट टाइम पे भी था। सिमिलरली इसका भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों का सेम होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा बाई 2 है, सो प्लीज ध्यान से देखिए, दिस एंगल बिकम्स 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो उस हिसाब से मेरा जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये इसका वैल्यू है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज 90 माइनस थीटा बाई 2। सो टेक्निकली मैं सिर्फ इसी पोर्शन को यहां पे लिखता हूं, दिस इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है साइन थीटा बाई 2। दिस इज एक्चुअली साइन थीटा बाई 2। तो कैन वी राइट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। अब लास्ट टाइम वहां पे थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 था, तो अब साइन थीटा बाई 2 के लिए दिस बिकम्स योर परपेंडिकुलर एंड दिस बिकम्स योर हाइपोटेनस। तो यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 क्या लिखा जाएगा, आर, दिस डिस्टेंस इज आर, बाई रूट अंडर आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वजह से हम यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो स्पेस नहीं लेते, आर इंटू दिस रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये आंसर है इस कॉन्फ़िगरेशन का। होप आपको ये बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे 4 पार्टिकल्स 4 कॉर्नर में रखे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो आप के पास एक प्लेन है, मतलब आप समझ लीजिए स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। सिचुएशन ये है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, चारों प्लस क्यू चार्ज है। ये साइड लेंथ है 2a,
2a साइड लेंथ है। इस स्क्वायर का जो सेंटर होगा, सेंटर से किसी h हाइट ऊपर आपको बताना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और ये बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए होगा क्या कि आप इन दोनों चार्ज सिस्टम की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और अभी हम लोगों ने देखा इन दोनों पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 2 इंटू क्यू इंटू हाइट h डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2, वेयर दिस r इज टेक्निकली इस डिस्टेंस को कहते थे, ये जो r है, ठीक है। अगर ये r इस डिस्टेंस को कहता है तो यहां पे क्या होगा, ये डिस्टेंस देखिए, दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस कंप्लीट डिस्टेंस विल बी 2√2a। ये कंप्लीट डिस्टेंस 2√2a होगा। तो इसका हाफ अगर हम ले ले, अगर हम इसका हाफ ले ले तो ये डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी √2a। तो यहां पे r के जगह पे बस आपको ये √2a को यूज करना है, तो लिखेंगे 2q इंटू h डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको 2a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स की वजह से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा होगा। अब इसको घुमा दीजिए, ऐसे टिल्ट कर दीजिए, तो ये यहां पे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो वही सेम सिस्टम, मतलब इन दोनों की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इन दोनों का भी सेम हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो टेक्निकली मल्टीप्लाइड बाय 2 करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। कैसे? अगर इसको प्लस, सॉरी इस प्लस को माइनस कर दूं, इस प्लस को माइनस कर दूं, मतलब दोनों ऑपोजिट को माइनस कर दूं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। तो देखो इस पॉइंट पे जहां पे भी वो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर से जो भी हाइट होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से अपवर्ड पुश होगा, और इसकी वजह से और इसकी वजह से पुल होगा, जिसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड्स होगा। और इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है, तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा। इसलिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्यों? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है, मैग्नीट्यूड इतना ही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या होगा अगर ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है? इन दैट केस क्या होगा? इस केस में आप देखिए, सबसे पहले देखिए इन दोनों का पेयर ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो पेयर होगा, अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो प्लस इधर को पुश करेगा, माइनस इधर को पुल करेगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। 3 डायमेंशनली आप ऐसे समझिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। इन दोनों की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में होगा,
टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों की वजह से अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स। तो एक का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और एक का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, एक इधर इनवर्ड्स द प्लेन और एक टूवर्ड्स द लेफ्ट, टूवर्ड्स माय लेफ्ट, मेरे लेफ्ट की तरफ। और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा। कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज? अभी 2 मिनट पहले देखा, 2 इंटू क्यू इंटू आर, वेर आर का वैल्यू √2a है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2। क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट क्वेश्चन में प्लस और माइनस का कॉन्फ़िगरेशन देखा था तो उस केस में यहां पे r था, और r हमारा कितना है? √2a। तो अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस डायरेक्शन में। अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने से दो इक्वल वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी, सो जैसे a और a, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो आंसर आ जाता है √2a। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स 2 इंटू क्यू इंटू √2a होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, 2a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2। और ये √2 2 बन जाएगा, 2 और 2, तो ये आप काट लेना। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से कुछ इस डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप इस डायरेक्शन को, अगर हम इसको 3 डायमेंशन में देखें, ये है इधर और ये है इधर, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा। मतलब ये 3D ज्योमेट्री है तो देखना, विजुअलाइज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन की तरफ जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे करके आपको उसका रिजल्टेंट निकालने को कह सकते हैं, और आपके लिए आसान भी होना चाहिए। अब आते हैं एक न्यू शेप के तरफ। ठीक है, वो एक लाइन चार्ज है, एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हम बहुत अलग अलग तरह का शेप्स करेंगे, और हर शेप के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वो शेप कैसा है, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकलता है, उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे हमने अभी पॉइंट चार्ज के लिए समझा, सो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, देखा कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। फिर उसके बाद हमने अलग अलग सिस्टम्स की तरफ देखा कि अलग अलग सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि एक लाइन चार्ज, लाइन चार्ज का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा वायर सा कुछ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस तरह से एक वायर सा कुछ है, और इस वायर के ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। इसके ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना है और टोटल लेंथ कितना, तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ गिव्स यू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, हर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है इज माय लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसलिए हर यूनिट लेंथ में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसा है कि इससे किसी भी r डिस्टेंस पे आपको बताना है व्हाट इज माय
इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी आर डिस्टेंस पे। देखिए मैंने जानबूझ के ना इधर थोड़ा कम रखा है, इधर ज्यादा रखा है एरिया, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि हर एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, हर एक के लिए, मतलब इतना से एरिया के लिए इस डायरेक्शन में। तो जितना डिस्टेंस यहां है उतना डिस्टेंस को अगर मैं यहां से एक्सट्रैक्ट करूं, अगर मैंने इतना सा डिस्टेंस एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, इतने से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इतने से पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, जिसका हॉरिजॉन्टल, जस्ट बिकॉज कि एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मतलब सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। बट जस्ट बिकॉज कि यहां पे एक एक्स्ट्रा है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी और उसकी वजह से वर्टिकली अपवर्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो अगर हम इस ओवरऑल चार्ज को समझे, इस सिस्टम को समझे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके का होगा जिसकी वजह से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो जो मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर ये पूरा चार्ज नेगेटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में बनता। अगर ये आर यहां से ना होकर यहां से पास हो रहा होता तो ये साइड ज्यादा डोमिनेट करता और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन को होती। अब सवाल ये उठता है कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना, बस अगर आप देखो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज माय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे ई परपेंडिकुलर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे ई पैरेलल। हम इसी तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर जो इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल जो इस वायर के ऊपर पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला जानना है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला जानना है तो मैं उसका वैल्यू बता देता हूं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब आप ये सोचोगे ये साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 क्या है, ठीक है। और ई पैरेलल का वैल्यू होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, सॉरी मॉड्यूलस ये है। तो सबसे पहले देखते हैं थीटा 1 थीटा 2 क्या है। थीटा 1 इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर लाइन विथ वन एंड। एक एंड के साथ ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा 1। और इसी परपेंडिकुलर के साथ दूसरा एंड जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा 2। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा एंगल क्लॉकवाइज है, तभी ये फॉर्मूला बना हुआ है। अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जहां पे ये रहा वो वायर और आपको यहां पे निकालना पड़ रहा है, तो अगर यहां पे निकालना है तो सबसे पहले आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से और फिर वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये साइड एक एंड को कनेक्ट करता है और ये साइड दूसरे एंड को कनेक्ट करता है। तो अब देखिए इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दोनों ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको इसमें से एक एंगल को नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा और जो भी नेगेटिव का वैल्यू आएगा हम उसका मॉड्यूलस फंक्शन ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे और मॉड्यूलस लेने के बाद ये डिसाइड करेंगे किस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से हमें सोचना है। बट आप ये ध्यान रखिए कि जैसे इस केस में ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ दोनों एंड क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है और इस वजह से एक को नेगेटिव एंगल मानना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्मूले के हिसाब से एक एंगल क्लॉकवाइज और एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये है इसका फॉर्मूला।
अब इसमें मैंने cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 का मॉडुलस इसलिए लिखा है क्योंकि इसका वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाए तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और देखेंगे जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होता तो सेम डायरेक्शन की तरफ ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला है। अब आप ये सोच रहे हैं कि डेरिवेशन क्या है, ये आया कहां से, तो प्लीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको डेरिवेशन नहीं सीखना है तो ये वीडियो को आप यहीं पे एंड कर दीजिए, क्योंकि यही डेरिवेशन आज इस क्लास का लास्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वजह से यूज होने वाले अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां से किसी x डिस्टेंस पे dx एलिमेंटल सेगमेंट काट देंगे, dx एलिमेंटल सेगमेंट। ठीक है, तो ये dx एलिमेंटल सेगमेंट यहां से कुछ l डिस्टेंस पे है और कुछ फाई एंगल बनाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा क्लीन करके देखते हैं। x डिस्टेंस पे dx एलिमेंटल सेगमेंट at L length at an angle phi and this distance is r। ठीक है, सिंपल सा इतना ही है आपको। अब आप ये समझिए, ये एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना होगा, यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, मतलब 1 यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है तो dx लेंथ पे लैम्डा dx चार्ज होगा। तो इसके पास जो चार्ज है दैट इज लैम्डा इंटू dx, सिंपल लैम्डा dx। ये लेंथ है l, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं पहले ना k से यूज करता हूं सो दैट मेरे लिए लिखना आसान हो, k q बाई एल स्क्वायर। q के जगह पे लिखेंगे लैम्डा dx, लैम्डा dx। ठीक है, बस इतना ही है। अब हमें क्या करना है, dx को d फाई में कन्वर्ट करना है, l को फाई में कन्वर्ट करना है। प्लीज ध्यान देना, सो दैट मेरा सारा फॉर्मूला फाई r में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन r इज tan फाई। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिए, x अपॉन r इज इक्वल्स टू tan फाई, तो x इक्वल्स टू r tan फाई, तो dx बाई डी फाई इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर फाई, तो dx कैन बी रिटन एज r sec स्क्वायर फाई d फाई। ये है पहला dx को रिप्लेस करने वाला इक्वेशन। l देखो, r बाई एल इज cos थीटा, cos फाई सॉरी, r अपॉन l इज इक्वल्स टू cos फाई, सो l इक्वल्स टू r sec फाई। अगर मैंने इन दोनों को इसमें रिप्लेस कर दिया, देन माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू k लैम्डा, वैल्यू रख दो r sec स्क्वायर फाई d फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई कैंसिल, r कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ k लैम्डा d फाई बाई r। इतना सिंपल सा वैल्यू आया, इतना सिंपल सा वैल्यू आया। ठीक है, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली दो एंगल्स पे रिजॉल्व करना है। प्लीज ध्यान से देखिए, इफ दिस एंगल इज फाई और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो E परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी E परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट और E पैरेलल हो जाएगा साइन कंपोनेंट। यही इसके दो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अब हम यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया दैट इज k लैम्डा d फाई बाई r। तो इसका जो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, बिकॉज दिस एंगल इज फाई
दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, सो दिस कंपोनेंट इज के ई परपेंडिकुलर, और इसको हम डी ई परपेंडिकुलर कहेंगे, डी ई, बिकॉज स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी ई, यहाँ पे भी आप डी ई लिख लीजिए, ठीक है। तो डी ई इज के लैम्डा डी फाई बाई आर का कॉस फाई, और ई परपेंडिकुलर विल बी, मतलब डी ई पैरेलल विल बी डी ई पैरेलल, डी ई परपेंडिकुलर इज के लैम्डा डी फाई साइन फाई बाई आर। अब यहां पे आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ई परपेंडिकुलर इज के लैम्डा कॉस फाई डी फाई बाई आर। अगर ये डी है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम -θ1 से लेके θ2 तक। क्यों? क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, नेगेटिव -1 से एंटी क्लॉकवाइज θ2 इज पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज θ1 से एंटी क्लॉकवाइज θ2, तो ये हो जाएगा -θ1 से लेके θ2 तक। तो अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो देखो के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, तो हम लिख देंगे चुपचाप के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, कहां से कहां तक, -θ1 से लेके θ2 तक। फिर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन θ2 माइनस ऑफ साइन ऑफ -θ1। और आपको पता है साइन ऑफ -θ इज माइनस साइन थीटा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो के लैम्डा बाई आर साइन θ2 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन θ1, वही फॉर्मूला बन के आ गया जो यहां पे हमने लिखा था। ठीक है, लैम्डा बाई के की जगह पे 1/4πε0r साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम DE पैरेलल को सॉल्व करें, DE पैरेलल को सॉल्व करें तो के लैम्डा बाई आर साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -θ1 से लेके +θ2 तक। सो दैट इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर। ठीक है, साइन थीटा का साइन फाई का इंटीग्रल, साइन फाई का माइनस कॉस फाई फ्रॉम -θ1 से लेके θ2 तक। सो दैट इज के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस कॉस ऑफ -θ1। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, सो दैट इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर कॉस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब मुझे नहीं पता कि θ1 में से बड़ा कौन है, θ2 में से बड़ा कौन है, तो इसीलिए मैं इसके सिंबल्स पे नहीं जाता हूं, इसके ऊपर के लैम्डा बाई आर मॉड्यूलस लगा देते हैं। कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 जो भी बड़ा होगा वो हम बाद में देख लेंगे। हमें बेसिकली मॉड्यूलस से मतलब, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है। चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन देख के हम खुद डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर ए लाइन चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए काफी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो कल या परसों मैं रिलीज करूंगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको इसके ऊपर आने वाले अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की, लाइक अगर इनफाइनाइट चार्ज हो गए, एक साइड से दूसरे साइड से फाइनाइट है, एक साइड से फाइनाइट है परपेंडिकुलरली, दूसरे साइड से इनफाइनाइट है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत लोगों ने लाइक किया। आप लोगों ने जितना भी मेरे लिए मतलब वैल्यू या एंगेजमेंट दिखाया, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस
आपके सामने लाऊंगा जो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, जो आपके ब्रेन्स की नसें खोल देंगी। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा धीरे धीरे करके, जब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।